सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 3 कितनी जमीन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ते हैं। लालच बुरी बला। इस कहावत को तो सभी जानते हैं। यह पाठ हमें बताता है कि अत्यधिक लालच के कारण मनुष्य कभी कभी अपनी जान का स्वयं ही दुश्मन बन जाता है। ठीक है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच जो करते हैं वो कभी कभी हम अपनी ही जान के लिए एक वो मुसीबत खड़ी कर लेते हैं लालच के चक्कर में। तो इस पाठ के अंतर्गत हम इसी चीज के बारे में जानेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दो बहनें थीं। बड़ी बहन का विवाह शहर में एक सौदागर यानी व्यापारी से हुआ था। छोटी बहन देहात यानी गांव में किसी किसान के घर ब्याही थी। एक बार बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के यहाँ आई थी। बड़ी बहन अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। देखो, शहर में हम कैसे आराम से रहते हैं, तरह तरह के स्वाद के खाने पीने की चीजें हैं। और छोटी बहन को बात लग गई। उसने कहा, हम सीधे साधे हैं तो क्या, चिंता से तो छूटे हैं। तुम्हारे यहाँ आमदनी बहुत है, लेकिन हर रोज वह सब हवा भी हो सकती है। जी जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक बहन है जो कि एक सेठ के यहाँ पे, मतलब सौदागर जो व्यापारी होते हैं उनके यहाँ पे शहर में है, एक गांव में है। तो शहर वाली जब गांव वाले के यहाँ पे आती है तो अपने रहन सहन के बखान करने लग जाती है कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से रहती हूँ, हम रोज नए नए तरह के खाने पकवाने खाते हैं। तो जो छोटी बहन होती है वो कहती है कि तुम भले ही बड़े बड़े पकवान खाते हो, बहुत सारे तुम्हारे पास पैसे आते हो, पर लेकिन तुम कभी भी चिंता मुक्त जीवन नहीं जी पाते हो। तुम हमेशा इस चिंता में रहते हो कहीं तुम्हारे इतने सारे खजाने को, इतने सारे जो सामान है, पैसे हैं, इनको कोई छीन के ना ले जाए। ठीक है, तुम्हारे जो सुख में जीवन है उसमें कभी कोई बाधा ना आ जाए। तो इस प्रकार के तुम चिंता में हमेशा डूबे रहते हो, पर लेकिन हमारे पास इस प्रकार की कोई चिंता नहीं है। हम आराम से जीवन व्यतीत करते हैं, 2 वक्त की रोटी कमाते हैं और उतनी ही हम खाते हैं। तो हमें कोई इतनी चिंता वाली नहीं है, हम सुख में जीवन जीते हैं। और तुम जिस पैसे के लिए इतना घमंड कर रही हो, वह पैसा कभी भी चोरी हो सकता है, या कभी भी खर्च हो सकता है, या कभी भी उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पैसे को लेकर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से वो इस तरह से बात मार रही है। आगे कहानी है। हमारे गांव में जीवन में यह जोखिम नहीं है। जोखिम यानी कि खतरा। हम मालदार ना कहलाएंगे, लेकिन हमारे पास खाने की कमी भी नहीं होगी। मालदार यानी कि अमीर नहीं कहलाएंगे, पर लेकिन हमारे पास खाने की कभी भी कमी नहीं होगी। यही सोचकर हमें संतोष मिलता है। ठीक है, इनके पास खेत है। ठीक है, तो ये हमेशा अपने खेतों में कुछ ना कुछ बोते रहेंगे और अपने खाने के लिए हमेशा अन्न को पैदा करते रहेंगे। तो इसलिए इनके पास कभी कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, ना ही इनके पास ऐसा कोई खतरा है कि इनके पास से पैसे कोई चोरी कर लेगा। ठीक है, वो लोग किस बेस पे जी रहे हैं, किस बिना पे जी रहे हैं। वो खाली उनके पास पैसा ही तो है ना, उस पैसे के बिहाफ पे ही तो वो सारा काम कर रहे हैं। पर लेकिन इनके पास जमीन है। इस जमीन पे, इनकी जमीन कोई चुरा नहीं लेगा। ये जमीन के ऊपर हमेशा अन्न उगाते रहेंगे और खाते रहेंगे। ठीक है, तो यही बात सोच के इनको संतोष यानी कि इन्हें शांति मिलती रहती है। घर का मालिक यानी किसान बरामदे में खड़ा औरतों की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, बात तो खरी है। बचपन से माँ धरती की सेवा में हम इतने लगे रहते हैं कि कोई व्यर्थ की बात हमारे मन में घर ही नहीं कर पाती है। हाँ, हमारे पास जमीन काफी नहीं है। हमारे पास भी ढेर सारी जमीन हो तो हम भी मालदार बन जाएंगे और हमें समाज में सम्मान मिलेगा। ठीक है, अब व्यक्ति के मन में लालच पड़ गया कि मेरे पास थोड़ी सी जमीन है, इतने में मैं थोड़ा सा उगाता हूँ, मेरे पास और ज्यादा जमीन होनी चाहिए, मैं और ज्यादा उगाऊंगा और उसको बेच करके मैं भी मालदार बन जाऊंगा। ठीक है, अब किसान रात दिन सोच में डूबा रहता कि कैसे अधिक से अधिक जमीन का मालिक बने और खूब फसल उगाकर धन जमा करे। अचानक एक दिन उसके जान पहचान के मित्र ने उसे सूचना दी कि नदी के पार कोल जाति के लोग अपनी जमीन बेचना चाहते हैं, वह भी औने पौने दाम में। औने पौने दाम यानी कि सस्ती कीमत पे। ठीक है, तो उसको पता चला कि नदी के पार जो कोल जाति वाले लोग हैं वो अपनी जमीन बेच रहे हैं, वो भी बहुत सस्ते दामों में। यह सुनकर किसान की बाछें खिल गई, मतलब वो बहुत खुश हो गया। उसके पास कुछ रकम जमा थी और कुछ उसकी पत्नी के गहने गिरवी रखकर मिली। ठीक है, कुछ पैसे उसके पास पहले से ही थे और कुछ उसने अपनी पत्नी थी उसके गहने गिरवी रख दिए। किसान ने अपना बछड़ा भी बेच डाला। उसकी जमीन पर जो पेड़ लगे थे उन्हें भी काट कर बेच दिया। इस प्रकार जमीन खरीदने के लिए उसके पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई। ठीक है, अब उसके पास क्या था, अपना सब कुछ बेचने के बाद उसके पास एक रकम जमा हो गई थी जिससे वो जमीन खरीद सके। किसान अपने मित्र के साथ नदी पार चल पड़ा। फिर दोनों बढ़ते गए। चलते चलते दोनों
दोनों 7वें रोज वहां पहुंचे, 7वें रोज यानी कि 7वें दिन वहां पहुंचे, जहां से कोल लोगों की बस्ती शुरू होती थी। उसने देखा कि ये कोल लोग तंबू में रहते, शिकार करते, मवेशी पालते और मौज से रहते थे। न रोटी बनाना जानते थे, न अनाज उगाना सीखा था, पर थे भले सीधे साधे स्वभाव के। दो अनजान लोगों को देखते ही वे अपने तंबुओं से निकल आए और उनके चारों तरफ जमघट यानी भीड़ लगाकर खड़े हो गए। किसान ने बताया कि मैं जमीन की खातिर आया हूँ। कोल लोग बड़े खुश मालूम हुए, बड़ी आवभगत यानी मेहमान नवाजी के साथ दोनों को अपने सरदार के पास तंबू में ले गए। वहां पत्तों के बने गद्दे पर बिठाया और स्वयं नीचे चारों ओर घेर कर बैठ गए। किसान ने कोल सरदार की ओर देखते हुए पुनः अपने आने का प्रयोजन यानी उद्देश्य बताया। कोल सरदार ने किसान से कहा, जितनी जमीन चाहे चुन लो। किसान ने पूछा, जमीन की दर क्या होगी? हमारी दर तो एक ही है, एक दिन में 1000 रुपए। ठीक है, एक दिन में तुम जितनी जमीन चुन पाओगे उतने 1000 रुपए में तुम्हें मिल जाएगी। कोल सरदार ने ऐसा बताया। किसान समझा नहीं। उसने पूछा, यह दिन का हिसाब कैसा है? कोल सरदार ने साफ किया, हम तो जमीन दिन के हिसाब से बेचते हैं। जितनी जमीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वही तुम्हारी, और कीमत है दिन भर के 1000 रुपए। ठीक है, तो एक दिन में ये व्यक्ति किसान जो है जितनी जमीन चल करके नाप लेगा, ठीक है, उतनी जमीन उसकी हो जाएगी। ठीक है, अगर वो एक दिन का कितना हुआ, 1000 रुपए, यानी अगर वो 2 दिन कंटिन्यू चलता रहे तो जितनी जमीन वो चल के नाप लेगा उतनी जमीन 2000 रुपए में उसकी हो जाएगी। किसान अचरज में पड़ गया और बोला, एक दिन में तो बहुत सी जमीन को नापा जा सकता है। सरदार हंसा, हाँ क्यों नहीं, बस वे सब तुम्हारी, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम उसी दिन उसी जगह वापस ना आ गए जहां से चले थे तो कीमत जब्त समझी जाएगी। जब्त यानी कि कीमत इससे ले ली जाएगी और जमीन भी इसे नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इसे क्या करना है, एक जगह से चलना शुरू करना है और एक पूरे दिन के अंदर, मतलब सुबह से चलना शुरू किया तो शाम तक में इसे वापस उसी जगह पे आ जाना है जहां से इसने चलना शुरू किया था। अगर ये उस जगह पे नहीं पहुंचा तो इसकी जमीन भी ले ली जाएगी, मतलब जितनी जमीन इसने नापी है वो जमीन भी इसे नहीं मिलेगी और साथ ही इससे पैसे भी ले लिए जाएंगे। किसान खुश हुआ। तय हुआ कि अगले सवेरे ही चलना शुरू कर दिया जाए। फिर कुछ गपशप हुई, खाना पीना हुआ, ऐसे ही करते कराते रात हो गई। किसान के लिए उन्होंने बिस्तर लगा दिया और वे लोग रात भर के लिए विदा हो गए। किसान को रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होने पर वह मुंह अंधेरे उठ गया। मुंह अंधेरे यानी कि बहुत ही सुबह का टाइम, जिस टाइम लोगों का मुंह भी नहीं दिखाई, मतलब हल्की हल्की रोशनी हो जाती है पर लेकिन लोगों के मुंह नहीं दिखाई देते। कोल लोग भी उठे और बस्ती के बाहर इकट्ठे हुए। कोल सरदार भी फावड़ा साथ लिए आ गया। फिर सब चल पड़े। खुले मैदान में जब पहुंचे तो सरदार ने कहा, जहां तक आंख जाती है वहां तक हम लोगों की जमीन है, उसमें से जितने तुम चाहे ले लो। सरदार ने अपने सिर पर से टोपी उतारी और जमीन पर एक स्थान पर रख दी। कहा, यह निशान रहा, यहाँ से चलो और यहीं आ जाओ, जितनी जमीन चल लोगे वही तुम्हारी। ठीक है, ठीक है, तो जहां से चलना शुरू किया था वहां का निशान चिन्ह सरदार ने क्या करा, अपनी टोपी उतार के वहां पे रख दी, जिससे कि पता चले कि यहाँ से उसने चलना शुरू किया था और यहाँ से चलना शुरू किया तो यहीं पे आकर के इसे रुकना है और अपनी जमीन ले लेनी है। किसान ने भी रुपए निकाले और टोपी पर गिनकर रख दिए। फिर उसने सरदार से फावड़ा लिया और पूरब की ओर मुंह करके चल दिया। कोल लोगों के साथ किसान का मित्र टोपी के पास खड़ा रहा। ठीक है, अब जो इसके साथ इसका मित्र गया था वो क्या था, वहां टोपी के पास खड़ा रहा और जो ये किसान था उसने क्या, अपनी रकम निकाल के यानी 1000 रुपए निकाल के रख दिए कि आज के पूरे दिन के हिसाब से 1000 रुपए हो गए। कुछ देर तक वह सीधा बढ़ता गया, फिर पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखाई न दिया। किसान ने सोचा, ओह, मैं इधर काफी बड़ा आया हूँ, अब लौटना चाहिए। बेहद पसीना आ रहा था और प्यास भी लगाई थी। उसने जूते उतारे और वहां पर फावड़े से निशान बनाया। उसके पास पानी पीकर सीधा बाईं तरफ मुड़ गया। चलता चला गया। गर्मी बढ़ रही थी, वह थकने लगा। उसने सूरज की तरफ देखा, दोपहर हो आई थी। उसने सोचा, अब जरा आराम कर लेना चाहिए। वह वहीं बैठ गया, रोटी निकालकर खाई और कुछ पानी पिया। इस तरह कुछ देर बैठकर आराम करने के बाद फिर आगे बढ़ चला। ठीक है, तो अब क्या है, ये खाना पीना भी करता जा रहा है, अपना आराम भी करता जा रहा है। गर्मी तेज हो चली थी तो भी किसान चलता ही चला गया। सोचा कि तकलीफ घड़ी दो घड़ी की है, यानी थोड़ी सी देर की है, आराम जिंदगी भर का हो जाएगा। यानी कि अगर जितनी ज्यादा जमीन वो नाप लेगा, अगर थोड़ी सी कष्ट सह करके अभी वो जमीन को नाप लेता है तो वो सारी जमीन उसकी हो जाएगी और वो जिंदगी भर आराम से जीवन यापन करेगा। यही सोच करके वो कंटिन्यू चलता रहा। इस तरफ भी उसने काफी लंबी राह नापी। उसने सोचा कि जमीन की ये 2 भुजाएं मैंने ज्यादा नाप डाली हैं, अब इधर कुछ कम ही रहने दो। किसान ने वहां पर फावड़े से निशान बनाया और बाईं ओर मुड़कर तेज कदमों से तीसरी तरफ बढ़ा। उसने सूरज को देखा। सूरज को
कोई 2/3 चक्कर काट चुका था। उसने सोचा कि जमीन की एक भुजा छोटी रह जाएगी तो छोटी सही, लेकिन अब सीधी लकीर में मुझे वापस चलना चाहिए। यह सोच किसान ने वहां तीसरा निशान बनाया और उस स्थान की तरफ मुंह करके लौट चला जहां से वो जमीन नापना शुरू किया था। ठीक है, तो इसने चारों तरफ अपने निशान बना दिए, लेकिन अब चलने में मुश्किल होती थी। नंगे पैर जगह जगह से कट और छिल गए थे और टांगे जवाब दे रही थी। जरा आराम करने का मन हुआ, लेकिन यह कैसे हो सकता था? सूरज छिपने से पहले उसे वहां पहुंच जाना था। अब उसके मन में विचार आने लगा, मैंने इतने पैर पसारे क्यों? अगर कहीं वक्त पर ना पहुंचा तो? अब उसके मन में ये बात आ रही है। लालच में देखो उसने शुरुआत तो कर दी, पर अब उसके मन में ये बात आ रही है कि उसने ऐसा काम क्यों किया, उसने इतनी लंबी जमीन क्यों नापी? अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचा तो ये जितनी भी जमीन उसने नापी है, जितना भी उसने कष्ट सहा है, वो सब बेकार हो जाएगा। किसान जी तोड़ चलने लगा। अब वो क्या जल्दी जल्दी चलने लगा। चलने में कठिनाई होती थी, लेकिन वह तेज पर तेज कदम रखता गया। बढ़ा चला, लेकिन टोपी वाली जगह अब भी दूर थी। यह देख उसने भागना शुरू कर दिया। रह रहकर सोचता, सूरज छिपने से पहले मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? ठीक है, अब उसके मन में ये चिंता होने लगी कि वहां पे सूरज छिपने से पहले कैसे पहुंचेगा। इस सोच और डर के कारण वह हाँपने लगा, यानी कि उसकी सांस फूलने लगी, तेज तेज सांस आने लगी। अब उसे वह पसीना पसीना हो रहा था। उधर टांगे बेबस यानी लाचार हो रही थी। किसान को डर हुआ कि इस थकान के मारे कहीं गिरकर ढेर ना हो जाए। ठीक है, ढेर ना हो जाए यानी कि कहीं वो मर ना जाए। अपनी आखिरी ताकत समेट वह दौड़ा। ठीक है, अब उसने क्या बिल्कुल अपना पूरा आखिरी जोर भी लगाया और वो दौड़ना शुरू हो गया। सूरज धरती से लगा जा रहा था, लेकिन किसान भी टोपी वाली जगह के बिल्कुल समीप आ पहुंचा था। कोल लोग उसके सामने दिखाई देने लगे थे। अब तो जमीन पर रखी वह टोपी भी दिखने लगी जिस पर उसकी रकम रखी थी। तभी उसने मुंह से चीख निकल पड़ी। ठीक है, टांगों ने जवाब दे दिया। वह मुंह के बल आगे को गिर गया। उसके मुंह से एक चीख निकली और वो टांगे उसकी जवाब दे गई और वो आगे की तरफ मुंह के बल गिर गया और उसके वह टोपी तक जा पहुंचे। अच्छा, और उसके हाथ जो थे वो टोपी तक जा पहुंचे, मतलब उसने वो जमीन नाप ही ली। आखिरकार उसने वो जमीन नाप ही ली। किसान ने अपने लक्ष्य यानी उद्देश्य प्राप्त कर लिया था। ऐसा सोचकर कोल लोग बहुत खुश हुए। कोल सरदार ने प्रसन्न होकर कहा, देखो उसने कितनी बहादुरी दिखलाते हुए जमीन नाप डाली। किसान का मित्र दौड़ा हुआ आया और उसने उसे उठाना चाहा, लेकिन देखा कि किसान के मुंह से खून निकल रहा था। ठीक है, तो किसान उसने क्या देखा, उसके मित्र ने आकर के कि पहले तो कोल लोग के जो कोल जाति के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि इसने अपना जो उद्देश्य रखा था जमीन नापने का वो इसने बहुत ही बहादुरी से पूरा किया है और एक दिन के अंदर ये नाप करके वापस भी आ गया है। तो लेकिन जब उसके मित्र ने आकर के देखा तो उसके मुंह से खून निकल रहा था। किसान मर चुका था। कोल लोग बहुत दुखी हुए। दुखी मन से ही उन लोगों ने किसान के लिए कब्र खोदी और उसे लिटा दिया। सिर के पांव तक कुदाल 2 गज जमीन ही उसे नसीब हुई, वह भी अपनी जान देकर। ठीक है, अब इसमें देखो लालच का क्या फल मिला उसे। इतनी लंबी जमीन नापने के बाद भी उसे कोल जाति के लोगों के यहाँ की कितनी जमीन मिली? सिर्फ 2 गज जमीन, वो भी कैसे? उसको मरने के बाद। ठीक है, मरने के बाद ही उसे वो 2 गज जमीन नसीब हुई यानी कि मिली। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। अगर ये किसान इतनी कम रकम में थोड़ी सी जमीन नाप लेता, जितनी इसके पास पहले है उससे थोड़ी सी ही ज्यादा, या फिर जितनी इसमें सामर्थ्यता थी, जितने में ये इसे वापस आ सकता था यहाँ पे, अगर ये इतनी ही जमीन नापता, ज्यादा लालच न करता, तो ये जिंदा भी रहता और इसके पास ज्यादा जमीन भी होती। तो इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। अब देखो इसने अपना क्या किया, ना तो इसको खुद जमीन मिली और इसके अपने परिवार वालों के लिए और मुसीबत कर दी, क्योंकि इसने अपना बछड़ा बेच दिया, अपनी बीवी के गहने गिरवी रख दिए और साथ ही अपनी जमीन पे जो इसकी पहले वाली जमीन पे जो पेड़ थे वो भी काट के इसने बेच दिए। मतलब ये खुद तो रहा नहीं, अब इसके परिवार वाले भी अगर कुछ करना चाहे तो वो भी अपना नहीं पेट पाल सकते। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। जितना हमें भगवान ने दिया है हमें इतने में ही संतोष यानी शांति के साथ रहना चाहिए और अपने साथ साथ अपने परिवार की खुशियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, उन्हें भी संतोषमयी जीवन जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको ये पूरा पाठ पढ़ा दिया है। अब आप इसका अभ्यास आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी या कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके